गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही सभी को? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो शुरू किया जाए, तैयार हैं आप सभी? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, वो अपन बीजेटी पढ़ रहे थे। अब बीजेटी को खत्म करते हैं अपन, और नेक्स्ट उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज? तो हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बाकी सारी चीजें अपन शुरू करेंगे। चलिए, अच्छा अभी क्या बोल रहे हो? एसएससी के लिए आप रेडी नहीं है? क्यों डियर, क्या हो गया? अगर नहीं है प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं, अगले एग्जाम को अच्छे से टारगेट करो एक प्लानिंग के साथ में। चलिए, तो हमारे पास में जो टॉपिक चलेगा वो है, नेक्स्ट होगा इबर स्मॉल मॉडल या डार्लिंगटन पेयर। डार्लिंगटन पेयर, पहले हेडिंग लिख देना, डार्लिंगटन पेयर। डार्लिंगटन पेयर हमारे पास में क्या होता है? डार्लिंगटन पेयर क्या होता है? डार्लिंगटन पेयर, तो ये हमारे पास में क्या है? ये एक बीजेटी है, ये एक बीजेटी है। ध्यान रखिएगा, इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट होगा हमारे पास में, अगर मान लो इसका जो भी आउटपुट आ रहा है वो क्या होगा हमारे पास में, दूसरे के लिए क्या करेगा? बेस के इनपुट का काम करेगा। फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो अगले के लिए इनपुट का काम करेगा। मतलब इसमें जो है ना, क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि ये डायग्राम बनाकर देता है, पूछता है बताओ ये क्या है। आपको एग्जाम में क्या करेगा, डायग्राम बनाकर दे देगा, पूछेगा बताओ ये किसका डायग्राम है, और ये जो है आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर देगा। चलो दो कॉम्बिनेशन ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, इस तरीके से वो क्या करेगा, कॉम्बिनेशन बनाकर आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये डायग्राम किसका है। तो ये जो हमारे पास में डायग्राम है, इधर से हम सप्लाई देंगे, चलेंगे देके चलेंगे। तो ये किसका डायग्राम है? ये है हमारे पास में डार्लिंगटन पेयर सर्किट। क्या होगा हमारे पास में? डार्लिंगटन पेयर सर्किट। क्या होगा? डार्लिंगटन पेयर सर्किट हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट, ये होगा डार्लिंगटन पेयर सर्किट। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास में इबर स्मॉल मॉडल, नेक्स्ट होगा इबर स्मॉल मॉडल। इबर स्मॉल मॉडल, ये मैंने कल भी आपको ड्रॉ करवाया था। इबर स्मॉल मॉडल में आपको क्या करेगा, इस तरह से दो डायोड बना देगा। ये एक डायोड है, आपसे बोल दिया जाएगा ये दूसरा हमारे पास में क्या डायोड है। इस तरह का सर्किट आपको बना के दे देगा। जल्दी से बताएंगे ये इबर स्मॉल मॉडल के अकॉर्डिंग ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी है या एनपीएन है? जल्दी से बताओ। ये हमारे पास में जो है, ये पीएनपी है या एनपीएन है? तो ध्यान रखिएगा, ये पी है, ये एन होता है और ये एन होता है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा है हमारे पास में? एनपीएन हमारे पास में होगा। नेक्स्ट, अगली बार ऐसा डायोड बना देगा, ये डायोड बना देगा आपको, ये डायोड बना देगा। और ये हमारे पास में क्या है, ये हो जाएगा पी, ये होगा एन और ये होगा पी। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये होता है हमारे पास में इबर स्मॉल मॉडल। इनके डायग्राम ही बनाएगा आपके पास में ना। अच्छा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई नहीं, डायग्राम याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में इनके डायग्राम बनाकर पूछे गए, ओनली सिर्फ डायग्राम बनाकर दे देता है। नेक्स्ट, इसके बाद में आपको ये नहीं पूछेगा तो आपको एक को टॉपिक है, वो है करंट मिरर सर्किट। वो क्या होता है? करंट मिरर सर्किट। तो ये इसके नोट्स में आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या आपको याद रखने हैं। पहला तो ये सर्किट डायग्राम याद रखना है। बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, सिर्फ यही सर्किट डायग्राम बनाकर दे देता है
और पूछता है कि बताओ ये क्या है, तो इसका नाम क्या होगा? करंट मिरर सर्किट। ये नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। जल्दी से बताओ, ये नाम सुना है आपने? ये नाम आपने सुना है? किस किसने नाम सुने हैं? करंट मिरर सर्किट, ये नाम सुना है करंट मिरर सर्किट? तो कि ये भी नहीं सुना है? ये सारे एक्चुअली गेट ईएससी में आते हैं, लेकिन स्टेट जेई में भी बहुत बार पूछे गए हैं ना। स्टेट जेई में बहुत बार पूछे गए हैं। लास्ट टाइम जेकेएसबी के अंदर भी पूछा गया था ये, और एसएससी के अंदर भी शायद, एसएससी में तो नहीं पूछा है, बट हाँ स्टेट जेई में तो बहुत बार इसके नाम से पूछा हुआ है। एक तो आपको डायग्राम बनाकर दे देता है, नहीं तो ये डायग्राम बनाकर क्या करता है, आपको ये वाला करंट आपको दे देता है, रेफरेंस करंट बीटा आपको दे देता है, और पूछता है यहाँ पर ये करंट कितना होगा। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेफरेंस करंट अपॉन 1+2/बीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए करंट मिरर सर्किट के अंदर। आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछेगा ना। अच्छा, मुझसे ही सुना है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करेगा एग्जामिनर, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा, है ना। तो करंट मिरर सर्किट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं हमारे पास में? तो रिलेटिवली हाई इंपेडेंस कीप द आउटपुट करंट कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ लोड कंडीशन। यहां पर क्या होता है हमारे पास में, ध्यान रखना, आउटपुट करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, लोड कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, लो इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है ना, ध्यान रखना, इसका आउटपुट का इंपीडेंस हाई होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा करंट मिरर सर्किट का आउटपुट का इंपीडेंस क्या होता है, तो आउटपुट का इंपीडेंस तो हाई होता है, बट इनपुट का इंपीडेंस आपसे पूछेगा तो क्या होता है, लो हमारे पास में होता है। तो इनपुट करंट हमारे पास में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ ड्राइव कंडीशन। जो भी हमारे पास में इनपुट का करंट कांस्टेंट है और आउटपुट का करंट भी कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम होता है करंट मिरर सर्किट हमारे पास में होता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताता हूँ। इसके एडवांटेज में ये वाला एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बोल दिया जाता है कि करंट रेगुलेटर में हम क्या यूज करते हैं, करंट रेगुलेटर के लिए हम यूज करते हैं करंट मिरर सर्किट। क्या यूज करते हैं, ध्यान रखना, करंट रेगुलेटर के लिए हम करंट मिरर सर्किट जो है वो हम यूज करते हैं। अरे हाँ बेटा, बता रहा हूँ विकास, बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ, ये टॉपिक अगर आपको आता है मैं छोड़ देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है सर ये तो हमें आता है, ये तो हम कर लेंगे, इसको छोड़ दीजिए। आप तो बस फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बता दीजिए, स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल रेस्पॉन्स आप बता दीजिए, तो मैं छोड़ देता हूँ। बताओ क्या करना है। और नहीं तो, नहीं आता है तो फिर एक बार ये पढ़ो। बाकी मेरी एक बात याद रखो हमेशा, मैं कबीरदास जी की एक प्यारी सी बातें हैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, है ना। जल्दबाजी में नहीं होता है सब कुछ बेटा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में फिर से, मैंने क्या बोला कि इसको अपन यूज करते हैं कैसे, ध्यान रखना, एज ए करंट रेगुलेटर। इसी को कहाँ यूज किया था, बाइसिंग सर्किट में भी हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, बाइसिंग सर्किट में यूज करते हैं। यूज्ड इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर करंट सोर्स एट इमीडिएट टर्मिनल है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अगर इमीडिएट टर्मिनल पर हम करंट सोर्स देते हैं ना, तो वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं। इसकी एप्लीकेशन के अलावा इसके एडवांटेज के बारे में याद रखिएगा कि इसका जो गेन होता है ना, वो एक्यूरेट गेन होता है हमारे पास में। और अभी मैंने आपको बता दिया कि हाई आउटपुट इंपिडेंस होता है इसका, इसलिए आउटपुट करंट जो कांस्टेंट रहता है। लो इनपुट इंपिडेंस में हमारे पास में इनपुट करंट जो है वो आउटपुट इंपिडेंस पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये तीनों इसके एडवांटेज होंगे। डिसएडवांटेज क्या है, ये नॉइस हमारे पास में एड करता है। मिरर जो होता है वो क्या करता है, नॉइस हमारे पास में एड करेगा, विच इज वर्स्ट व्हेन देयर आर नो इमिटर रजिस्टर। अगर इमिटर रजिस्टर नहीं होता है तब हमारे पास में बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट होती है हमारे पास में, और इसकी वजह से डिस्टोर्शन भी एड होता है। तो शॉर्ट शॉर्ट में पॉइंट याद रखना कि ये डिस्टोर्शन एड करता है, ये नॉइस एड करता है, इसका हाई आउटपुट इंपिडेंस होता है, इसका लो इनपुट इंपिडेंस होता है, ज्यादा एक्यूरेट गेन होता है। करंट रेगुलेटर में हम इसको यूज करते हैं, बाइसिंग सर्किट में यूज करते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम इसको यूज करते हैं। तो ये सारी पॉइंट जो है वो आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है, याद रहेगा। सिर्फ सर्किट डायग्राम याद रखो डार्लिंगटन पेयर में, और ज्यादा डीप में नहीं आएगा ना। चलिए, तो ये आपको याद रहेगा। अब हम बात करते हैं जहां पर विकास को चाहिए कि सर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स करा दीजिए। हालांकि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखने के बाद में ये तो नहीं बोलोगे ना, कोई ये नहीं बोलेगा लास्ट में कि सर अच्छा इतना याद रखना पड़ेगा क्या। ऐसा वर्ड तो यूज नहीं करोगे, जल्दी से बताओ। फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस।
हाँ वो हम बता दिए थे मेन क्लास के अंदर, बट यहाँ क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ, या उतना अपन जल्दी जल्दी अपन एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ताकि बहुत सारी चीजें हैं तो आपको याद रहेगी, है ना। कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा ना सर ये याद रखना पड़ेगा कि, चलिए। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना, अगर आपको स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करना है तो सबसे पहले ये आपको एच पैरामीटर मॉडल मॉडल याद रखना होगा, है ना। ये जो एच पैरामीटर मॉडल है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समझना क्या बोला मैंने, ये एच पैरामीटर मॉडल आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पर ये वी एस इनपुट है, आर एस सोर्स रेजिस्टेंस है, एच आई। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, एक तो क्वेश्चन यही पूछता है कि एच पैरामीटर मॉडल को अपन कहाँ यूज करते हैं। तो एच पैरामीटर मॉडल हम यूज करते हैं कहां पर, ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एच पैरामीटर मॉडल यूज करते हैं। एच पैरामीटर मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा रखा है, H11 I1 प्लस H12 V2, H21 I1 प्लस H22 V2। तो ये इक्वेशन मैंने कहां पर पढ़ा रखी है, बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर, वहां पर पढ़ा रखी है मैंने आपको। एच पैरामीटर की इक्वेशन आपको याद रखनी है। बाकी यहां पर अगर हम आए तो हमारे पास में ये एच पैरामीटर मॉडल अगर आपको याद होगा, तो यहां पर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान रखना, करंट गेन का क्वेश्चन पूछेगा। किसका क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। करंट गेन का क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछेगा, करंट गेन अगर आपसे पूछेगा तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, माइनस एच एफ अपॉन 1 प्लस एच नोट प्लस जेडएल हमारे पास में रहेगा। अब बात आती है कि सर ये एच एफ क्या है, जेडएल क्या है। जेडएल तो हमें दिख रहा है, चलिए लोड कंडीशन है। जेडएल हमारे पास में क्या है, लोड कंडीशन है। बट ये एचएफ क्या है हमारे पास में, तो आपको यहां पर आकर आपको पढ़ना पड़ेगा कि एचएफ क्या होता है। यहां पर ये जो फर्स्ट है हमारे पास में ये एच आई है, ठीक है। एच आई का मतलब क्या है, एच आई जो है ना वो H11 ही है और कुछ नहीं है। एच आई जो है वो H11 है, एच आर जो है वो H12 है, एच एफ जो है वो H21 है, और एच नोट जो है वो H22 हमारे पास में है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या रहेगा, एच आई जो होता है उसको इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ बीजेटी अपन बोलते हैं, जिसको H11 अपन बोलते हैं। H12 जो होगा रिवर्स वोल्टेज गेन हमारे पास में रहेगा, उसको यहां से याद मत करो, यहां से याद करो। देखो H11 जो होगा वो क्या होगा, V1 अपॉन I1 का रेशियो होगा। आप मुझे बताओ V बाय आई क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है ना। चलिए तो समझना मैंने क्या बोला, कि H11 अगर आपको निकालना है तो इसको V2 को जीरो कर दो, इस टर्म को मत देखो। तो H11 आपके पास में आएगा V बाय आई, V बाय आई ही तो होता है रेजिस्टेंस हमारे पास में। और V और I क्या है, इनपुट के करंट और वोल्टेज है, तो इनपुट का रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए देखो H11 लिखा हुआ है इनपुट रेजिस्टेंस। H12 निकालना है तब इसको मत देखो, इसको मत देखो, ओनली V1 अपॉन V2 लिखो। दो वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, वोल्टेज गेन हमारे पास में होता है, क्या होता है, वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है हमारे पास में। बेटा इधर उधर बातों पर फोकस मत करो, यहाँ फोकस करो। लास्ट टाइम ओसिलेटर का क्वेश्चन पूछा था, किसका क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखना, ओसिलेटर का क्वेश्चन पूछा था एसएससी के अंदर, कि टाइप्स ऑफ ओसिलेटर में से कि कौन कौन से हमारे पास में आरसी ओसिलेटर कौन से हैं और एलसी ओसिलेटर कौन से हैं, ठीक है। तो बस जो पढ़ा रहा हूँ वो चुपचाप क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास H11 जो होगा V बाई आई होगा, रेजिस्टेंस होता है। H12 होगा V2 बाई V2 होगा, तो V1 बाई V2 तो वोल्टेज गेन हमारे पास में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, वोल्टेज गेन हमारे पास में रहेगा। करंट I1 बाई I2 बाई I1 क्या होगा, करंट गेन रहेगा। लेकिन ध्यान रखना I2 अपॉन I1 है, तो I2 मतलब क्या है हमारे पास में, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट क्या हो जाएगा, देखो फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन। वोल्टेज में V1 बाई V2 है, मतलब इनपुट बाय आउटपुट है, तो वो रिवर्स वोल्टेज गेन हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर H12 का नाम लिखा हुआ है रिवर्स वोल्टेज गेन, और I2 बाय I1 है फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, और I2 बाय V2 क्या होगा, तो आउटपुट एडमिटेंस हो जाएगा, क्योंकि करंट अपॉन वोल्टेज आएगा ना H22 के लिए, तो आउटपुट एडमिटेंस या कंडक्टेंस आप लिख सकते हो। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस, है ना। तो ये नाम याद रहेंगे, जल्दी से बताओ। ये नाम तो आप याद कर लोगे H1 H2 के रेस्पेक्ट में, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में याद करना है, एच आई, एच आर, एच एफ और एच नोट। ये इसमें आपको याद करना पड़ेगा, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने आपके स्टेट जेई एग्जाम में देखा होगा। किस किसने क्वेश्चन देखा है, जल्दी से बताओ, किस किसने ये क्वेश्चन, जब आपने प्रैक्टिस किए हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन, बीजेटी के क्वेश्चन लगाए हो, वहां पर आपने क्वेश्चन देखा होगा, देखा है, देखा है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ करंट गेन कितना होगा हमारे पास में। करंट गेन जब पूछेगा तो माइनस एच एफ आपको देगा, एच नोट देगा, जेडएल देगा, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना, ठीक है।
नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे देखोगे। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है करंट गेन। अगर हम बात करें इनपुट इंपेडेंस की, अगर हम बात करें तो डेरिवेशन भी इसमें लिखा हुआ है, बट डेरिवेशन काम का नहीं है। इनपुट इंपेडेंस अगर पूछ ले तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एच आई में से एच आर, एच एफ, जेड एल और एच नॉट और जेड एल को डिवाइड और माइनस करना पड़ेगा ना। क्या होगा हमारे पास में, ध्यान रखना, ये हमारे पास में क्या होगा, जेड इनपुट, इनपुट हमारे पास में क्या होगा, जेड इन जो है वो हमारे पास में जो है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इनपुट अपॉन आउटपुट डेफिनेटली रिवर्स होता है, क्योंकि गेन तो अपन कहाँ चाहते हैं, गेन क्या होता है, गेन हमेशा आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। जब आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है ना, वो हमारे पास में होता है फॉरवर्ड गेन। इनपुट आउटपुट जो होगा वो उल्टा हो जाएगा तो रिवर्स गेन अपन बोल देंगे। अगर वोल्टेज का रेशियो है तो वोल्टेज गेन, और करंट का रेशियो है तो करंट गेन। वोल्टेज अपन करंट है तो रेजिस्टेंस, करंट अपन वोल्टेज है तो कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये चार आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो यहां से अगर हम बात करें, मैंने क्या बोला, पहले क्या होगा, ध्यान रखना, एच आई होगा, फिर एच आर होगा, फिर एच एफ होगा और फिर एच नॉट होगा। ये चार याद रख लीजिए, एच आई, एच आर, एच एफ और एच नॉट हमारे पास में होगा। ये हमारे पास में एच वन वन होगा, ये हमारे पास में एच वन टू होगा, ये एच टू वन होगा और ये एच टू टू होगा। यहाँ पर एच वन वन जो होता है वो वी वन अपॉन आई वन होगा हमारे पास में, ये वी वन अपॉन वी टू होगा, ये आई टू अपॉन आई वन होगा और ये हमारे पास में आई टू अपॉन वी टू होगा। ठीक है, ये चार हमारे पास है, जो पिछले मैंने लिखा है टेबल में वो आपके पास में है। तो वी वन अपॉन आई वन होता है रेजिस्टेंस, तो इसीलिए बोल दिया, एच आई को इनपुट रेजिस्टेंस हमने बोल दिया, तो इनपुट रेजिस्टेंस बोल दिया, एच आई आपको दे रखा होगा, एच आर, एच एफ, जेड एल और वन प्लस एच नोट जेड एल आपको करना पड़ेगा। अब इसमें आपको इंजीनियर वाला टैलेंट जो है ना आपका, वो दिखाना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। तो ये जेड इनपुट अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। अगर ये नहीं पूछेगा तो आपके पास में वोल्टेज गेन पूछेगा। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एच एफ जेड एल अपॉन एच आई वन प्लस एच नोट जेड एल माइनस एच आर एच एफ जेड एल। पूरा दीवार पर लिखकर चिपका देना, याद करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट। और ये हमारे पास में लास्ट क्या होगा, हमारे पास में वोल्टेज गेन बाय टेकिंग द सोर्स रेजिस्टेंस को अगर अपन लेकर चलें, तो ये वोल्टेज गेन हमारे पास में आएगा। और लास्ट हमारे पास में क्या आएगा, करंट गेन हमारे पास में आ जाएगा ना, करंट गेन हमारे पास में आ जाएगा। तो ये करंट गेन का रेशियो हो जाएगा। जेड नोट अगर आपसे पूछेगा, जेड नोट यहां से निकाल सकते हो, बट अभी तक जो क्वेश्चन आया है ना, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन अभी तक मैंने ये वाला देखा है, सिर्फ ओनली पहला वाला अभी तक, जेईई में सिर्फ पहला वाला, तो एटलीस्ट कुछ याद हो ना हो। सारे याद, मुझे भी पता है कि आपसे सारे याद नहीं हो पाएंगे। वो आपके दिल का हाल मैं भी समझ रहा हूँ कि दिल में आपस में लड़ाइयाँ हो रही होगी कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। दिल बोल रहा होगा छोड़ दें, दिमाग बोल रहा होगा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अंदर लड़ाई हो रही होगी ना। लेकिन ध्यान रखना, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये याद कर लेना और मत करना, है ना। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, ये याद करना है। अरे ये तो याद कर लोगे कि ये भी नहीं करोगे, सभी को भूल जाओ, सिर्फ ये याद कर लो। एक मार्क्स अगर आ गया तो ले आओगे, अच्छी बात है, सबसे आगे रहोगे, नहीं तो छोड़ देना, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार मैं अपने एंड से आपको बता देता हूँ कि भाई ये याद रख लेना, और कुछ याद करो ना करो। ठीक है, तो ये एच पैरामीटर मॉडल के चार फॉर्मूले हैं, ये चारों मैंने स्लाइड में दे दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब मैं स्मॉल सिग्नल में, देखो इतने बड़े फॉर्मूले, तो लार्ज सिग्नल में तो और भी बड़े फॉर्मूले होते हैं। तो लार्ज सिग्नल का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस तक कर लेना, ओनली इनफ है आपके लिए ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। और नेक्स्ट होगा हमारे पास में ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्या होगा, ओपेम। नेक्स्ट होगा ओपेम। यहां से एसएससी में फिक्स से एक क्वेश्चन आता है, एक मार्क्स आपका फिक्स है ओपेम में से ना। हाँ, 2018, 19, 20, 20 तक 3-4 साल कंटिन्यूसली यहाँ से एक क्वेश्चन आया ही आया था हमारे पास में। बेटा क्यों प्रेस कर रहे हो, मैं बंद कर दूं साउंड अगर आपको अच्छा लग रहा हो। अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये साउंड का सिंबल पास में दिखता है हमें, अगर बोल दो तो बंद कर देता हूँ मैं ना। बेटा न्यूमेरिकल आरंभ बैच में अपन लेकर आएंगे, पहले एक बार क्रैश कोर्स का थ्योरी खत्म कर दें, आरंभ बैच में न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। ऐसे न्यूमेरिकल मैंने बहुत कराए हुए हैं, बाइसिंग के ऊपर जो पढ़े हैं उनसे पूछ लो, बहुत न्यूमेरिकल कराए हुए हैं, आरंभ में भी कराए हुए हैं, इवन मैंने क्लास में भी कराए हुए हैं, बाइसिंग के क्वेश्चन है ना। अभी एक बार यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट कर लें।
सर यहाँ पर बेटा अगर यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा तो फिर बाकी सारी चीजें सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे आप मुझे बताओ। न्यूमेरिकल भी अगर हम करेंगे, अगर न्यूमेरिकल भी इसी में कराने होते तो फिर अपन अलग से आरएम बेस लॉन्च ही नहीं करते क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम थ्योरी और क्वेश्चन दोनों एक साथ में किसी क्लास में करा दें तो सिलेबस साल भर में खत्म होगा। फिर आप बोलेंगे सर आप तो सिलेबस ही टाइम पे नहीं करवा पाए। इसीलिए पहले हम सिलेबस यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप आरएम बेस में कीजिए, आरएम बेस में बहुत सारे करवा रखे हैं मैंने ना। फिर से वही बात है, एक दो लो, एक दो मैं आपको करवा देता हूँ, है ना। मैं आपको कराता हूँ एक दो न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल कीजिए। ये न्यूमेरिकल कीजिए। अच्छा, इसमें सर्किट डायग्राम भी दे रखा होगा आपको, है ना। सर्किट डायग्राम आपको ये दे रखा होगा इसमें। चलिए सॉल्व कीजिए, ये डायग्राम है हमारे पास में ना। सॉल्व करो, स्टार्ट करो। 2 मिनट आपके पास में, फिर मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। डेटा क्या, आरबी दे रखा है, आरसी दे रखा है, आरई दे रखा है ना। यही कॉन्फ़िगरेशन है, इसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताइए। और मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन। ये डायग्राम है। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए।
हाँ डियर, यही कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, यही तो दे रखा है मैंने आपके सामने डायग्राम। क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है? तो पेट थोड़ा सा खाली रखना चाहिए था। अब क्या है कि हम क्या करते हैं कि क्लास से पहले 3-4 चपाती दबा ली, चावल खा लिए, टंकी फुल, फिर हम बैठ गए पढ़ने के लिए, तो दिमाग कैसे काम करेगा? कल मैंने इसकी इक्वेशन लिखाई थी। अगर आपको यहाँ बेस करंट निकालना हो, बेस करंट अगर निकालना हो, तो बेस करंट कैसे निकालेंगे? यहाँ का रेजिस्टेंस है, ये आरबी है, ये हमारे पास आरसी है, और ये हमारे पास में आर ई है। बेस करंट अगर आपसे कभी पूछे आईबी बेस करंट, तो क्या होगा? यहाँ के वोल्टेज में से यहाँ का वोल्टेज माइनस करना, वीबीबी में से माइनस करना, वीबीई माइनस करना है हमारे पास में, तो वीबीबी में से माइनस करना है वीबीई, अपॉन क्या होगा हमारे पास में? एक रेजिस्टेंस ये होगा और एक रेजिस्टेंस ये होगा, बट ये करंट ध्यान रखना आईई होगा और यहाँ पर करंट आईबी होगा, तो दोनों में करंट अलग अलग हमारे पास में है। तो आपको ये पता होगा सभी को कि आईसी जो होता है ना, वो आईसी इज इक्वल टू आईई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? आईबी प्लस आईसी होता है। आईबी प्लस हमारे पास में क्या होता है? आईसी होता है हमारे पास में। तो यहां से क्या करो, इसके अंदर आप डिवाइड कर दो, किसका डिवाइड कर लो? आईबी का डिवाइड कर लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? तो ये आ जाएगा आईई डिवाइड बाय आईबी इज इक्वल टू 1 प्लस आईसी डिवाइड बाय आईई, आईबी सॉरी, आईसी अपॉन आईबी क्या होता है? ध्यान रखना बीटा होता है ना, बीटा होता है। तो आईई की जगह आप क्या 1 प्लस बीटा इंटू आईबी लिख सकते हो ना, तो यहां से क्या लिखोगे? आईई करंट जो है वो 1 प्लस बीटा इंटू आईबी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? ध्यान रखना आईबी इंटू आरबी होगा, यहाँ पर आईई इंटू आरई होगा, तो मैं आईई को इससे रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ जो डिवाइड में रेजिस्टेंस आ जाएंगे, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा आरबी और ये आएगा 1 प्लस बीटा इंटू आरई। तो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास में आईबी करंट निकालने का, है ना, ये फॉर्मूला होगा आईबी करंट निकालने का। तो वीबीबी की वैल्यू की अगर हम बात करें, वीबीबी की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास में? 5 है। वीबीई कितना है? 0.7 है। आरबी कितना है हमारे पास में? आरबी 10 किलो ओम है। 1 प्लस बीटा कितना है? 101 हो जाएगा, बीटा 100 है, 101। आर ई कितना है? 100 ओम है। ध्यान रखना किलो ओम में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 के कर देना, क्योंकि वो डेटा के में है। तो यहां से तो आपका आईबी आ जाएगा, मतलब 4.3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 10.1 और 20.1 के हो जाएगा, 21.1 के ना, 20.1 के, ये हो जाएगा आईबी करंट। अब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेना, आईबी करंट आ जाएगा। जब आईबी करंट आ गया तो आपको पता है आईसी करंट जो है वो बीटा इंटू आईबी होता है। आईसी करंट क्या होता है? बीटा इंटू आईबी होता है। तो हमारे पास में बीटा दे रखा है, आईबी आप यहां से निकाल चुके हो, तो यहां से क्या करना, आप आईसी करंट निकाल देना। तो देखो आईबी आ गया, आईसी आ गया। आईई निकालना है तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आईबी प्लस आईसी कर देना, दोनों का समेशन आईई आ जाएगा। वीसीबी निकालना है और वीसीई निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होगा? वीसीई निकालना है, वीसीई निकालना है। वीसीई कैसे निकालोगे? तो वीसीसी में से यहां का आईसी इंटू आरसी ड्रॉप माइनस कर देना, वीसीसी में से आईसी इंटू आरसी ड्रॉप और आई इंटू आरई ड्रॉप माइनस कर देना, जो बचेगा वीसीई होगा। तो वीसीई निकालना है तो वीसीसी माइनस क्या होगा? आईसी इंटू आरसी ड्रॉप और माइनस आईई इंटू आरई ड्रॉप। अब देखो सारी वैल्यू आपके पास में, वीसीसी आपके पास में 10 वोल्ट है, आईसी आप यहां से निकाल लोगे,
आरसी आपके पास में यहाँ दे रखा है, आईई आप यहाँ से निकाल लोगे, आरई आपके पास में दे रखा है, यहाँ लाकर पुट कर लेना, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, वीसीई आपके पास में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो क्या सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहली बात, क्या आप पहले इसको आप अटेम्प्ट करोगे? तो इनिशियली मत करना, ठीक है? क्या करना है? इनिशियली नहीं करना है, लास्ट में टाइम मिले तो कर लेना। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, लास्ट में टाइम मिले तो आप इसको कर लेना। अगर ये आर ई नहीं दिया होता तो ये वाला पोर्शन हमारा नहीं आता, फिर वीबीबी माइनस वीबीई अपॉन आरबी कर देते, फिर ये सेम सेम और ये सेम तरीके से निकल जाता है ना, ये वाला ड्रॉप नहीं आता अगर ये नहीं दिया होता तो, है ना? तो देगा या नहीं देगा डिपेंड करेगा एग्जामिनर के मूड पर। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो वो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा? जैसे इसमें देखो नहीं दिया आर ई रेजिस्टेंस, बताओ इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। चलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये जल्दी हो जाएगा, इसको नहीं छोड़ना है, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा आपके पास में। फाइंड द करंट आईबी एंड द स्टेटस ऑफ द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ करंट आईबी पूछेगा आपको, है ना? आईबी निकाल लो। आईबी कैसे निकालोगे? इसमें से क्या करोगे, यहाँ का ड्रॉप माइनस कर दो, तो 5 में से 0.7 माइनस कर लो, डिवाइड बाय क्या कर लो, 200 के, बस आपका आंसर आ गया आईबी, क्योंकि उसने आईबी पूछा है ना, बेस करंट ही पूछा हुआ है, ठीक है? बस सोल्व कर लो, कितना आ गया? ये तो आपका हो जाएगा 4.3 डिवाइड बाय 200 के, तो ये कितना आ जाएगा, 2.25, सॉरी 2.15 डिवाइड बाय 100, और के हमारे पास में ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.02, है ना? 0.0215 मिली एम्पियर, ये आपका आंसर आ गया। 0.0215 मिली एम्पियर, ये आंसर आ रहा है। 0.0215, 0.0215 आएगा, 0.0215 मिली एम्पियर, है ना? चलिए, अगर मान लो इसी में आईसी अगर आपसे पूछ लेता या आईई आपसे पूछ लेता, अगर आपसे आईसी पूछेगा तो बताओ क्या होगा हमारे पास में? आईसी जो होगा वो हमारे पास में बीटा इंटू आईबी होगा। बीटा कितना है? 100 इंटू कितना है हमारे पास में? 0.0215, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2.15, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2.15 मिली एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा आईसी। हाँ, बिना कैलकुलेटर वाले में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, आईसी अगर आ गया तो आईई कितना होगा? तो आईई निकालने के लिए आप क्या कर देना, आईबी प्लस आईसी कर देना। तो 0.0215 में ऐड कर देना 2.15, तो 5171.2, तो 2.1715, 2.1715। बीटा क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा अजय?
आपको पता है पिछली वाली क्लासेस जो है वो रिवाइज करने का हमने रखा हुआ है। अगर आप ऐसे पिछली क्लासेस नहीं रिवाइज करके आते तो फिर मैं नहीं खेल रहा ऐसे, है ना। अगर आप ऐसे करेंगे ना, होता है ना कोई गेम की भैया ऐसे तो चीटिंग हो जाती है ना। फिर हमारे खेल में है ना, पिछली वाली क्लासेस है वो हमने रिवाइज करने का रखा हुआ है। अगर आप पिछली क्लासेस नहीं रखोगे तो फिर रिवाइज नहीं करोगे, फिर मैं नहीं खेल रहा है ना। बता दो सर, हम पिछले पन्ने पलटने में हमें बहुत टाइम लगेगा सर, है ना। कितना आलस है ना। रिवाइज कीजिएगा पिछला, है ना। हेलो। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। बेटा, कॉमन बेस करंट गेन कल कुछ मैंने बताया था आपको। बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी होता है। कुछ लिखाया था मैंने। बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी लिखाया था मैंने, ऐसा कुछ। तो ये बीटा को उधर मल्टीप्लाई कर लो ना, तो आई सी करंट क्या होगा, बीटा इंटू आई बी होगा। बीटा इंटू आई बी होगा। तो बीटा इंटू आई बी होगा, तो हमने क्या किया, बीटा इंटू आई बी कर दिया, 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, अब आगे बढ़े। ठीक है विकास, बाकी क्वेश्चन करने हो तो आप आरएम बेच और उन सभी को फॉलो कर सकते हैं, या कोई पीवाईक्यू बुक को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं ओपेम। ओपेम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास में क्या होता है, दो टाइप के अपन यहाँ पर कनेक्शन यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास में माइनस, माइनस और प्लस, यहाँ पर दो टर्मिनल हमारे पास में होंगे। चलिए, अब थोड़ी देर के लिए मैं किसी का कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, और नहीं आप साउंड कर पाएंगे। और यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि मुझे सिलेबस खत्म भी करना है, वापस अगला सब्जेक्ट स्टार्ट भी करना है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास है माइनस और ये प्लस है। माइनस वाले को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल बोला जाता है। इन्वर्टिंग बोला जाता है, इसको अपन बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्या बोलते हैं अपन इसको, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हम इसको बोलकर चलते हैं। यहां पर कभी अगर लिख देना तो प्लस वी सेट और माइनस वी सेट लिखा होता है, मतलब हमारे पास जो आउटपुट आएगा ना, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, इसकी रेंज के बीच में ही मिलेगा। कभी भी यहाँ जो रेंज लिखी होती है उससे ज्यादा आउटपुट कभी भी नहीं आ सकता है। अगर आप कभी क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आपका आउटपुट जो है वो इनसे ज्यादा आ रहा है, तो फिर वो आपका आंसर इनवैलिड होगा। फिर आपको अगर ऊपर की साइड में आ रहा है पॉजिटिव में, तो ये मैक्सिमम आउटपुट लिखना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया +5, मैंने कैलकुलेशन की, मेरा आउटपुट आ गया +7, तो ये +7 इनवैलिड आंसर होगा, +5 का आंसर माना जाएगा, है ना। अगर मान लो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपका आउटपुट आ गया -7, यहाँ पर लिखा हुआ है -5, अब आपका आउटपुट -5 से नीचे नहीं जा सकता है ना। तो हमारे पास में आउटपुट क्या होगा, ये -5 हमारे पास में आउटपुट माना जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर बीजेटी के अंदर क्या होता है, हमारे पास में दो टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से हमारे पास में, सॉरी, ओपेम के अंदर के क्या कौन कौन से होंगे हमारे पास में, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारे पास में होते हैं। इसमें अपन कनेक्शन जब अपन करते हैं, तो ये हमारे पास में क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा,
जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर यहाँ का जो पोटेंशियल होता है ना, सेम पोटेंशियल यहाँ का होता है अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लो ये वीपी है और ये वीएन है, तो दोनों वोल्टेज बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास में वीपी एंड वीएन जो है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू क्या होगा हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। किसके अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास में क्या रहेगा, दोनों ही वैल्यू हमारे पास में इक्वल रहेगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो हमारे पास में क्या होगा, ये हमारा ओपेम रहेगा, ये हमारे पास में क्या रहेगा, ओपेम रहेगा, ओपेम रहेगा। और यहां पर क्या होगा, ये प्लस वाला ग्राउंडेड है, ये माइनस वाले पर हम यहाँ पर क्या देंगे, हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हम देखें देके रखेंगे, ये आर होगा। और ये फीडबैक हमारे पास में क्या होगा, आर एफ हमारे पास में रहेगा, आर एफ हमारे पास में होगा। यहाँ पर वी नोट, ये जो कन्वेंशन, ये जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। किसका होता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसमें वी नोट डिवाइड बाई वी एफ का जो रेशियो होता है, वी नोट डिवाइड बाई वी आई, गेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गेन। वोल्टेज गेन का जो रेशियो होता है हमारे पास में, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज जो होता है वो माइनस आर एफ डिवाइड बाय आर हमारे पास में रहता है। क्या होता है, माइनस आर एफ बाय आर। या फिर आपको ओनली आउटपुट निकालना है तो माइनस आर एफ अपॉन आर इंटू क्या होगा, वी आई हमारे पास में हो जाएगा। अगर ये डायग्राम ऐसा ना बनाकर आपको क्या करे एग्जामिनर, इसी डायग्राम को ऐसा ना बनाकर, इस डायग्राम को अगर ऐसा बना ले, कैसा बना लेगा, इसी डायग्राम को अगर वो ऐसा बना ले कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर आपको दे दे, एक रेजिस्टेंस और आपको यहां पर आपको दे दें, ये रेजिस्टेंस R1 होगा, ये R2 होगा और ये R3 होगा। तो यहां पर V नोट जो आउटपुट आएगा ना, वो क्या आएगा, माइनस आर एफ डिवाइड बाई R1 हमारे पास में रहेगा इनटू V1। इनके वोल्टेज भी अलग अलग है, यहाँ का वोल्टेज V1 है, ये V2 है और ये V3 वोल्टेज है। यहाँ पर VI कुछ नहीं आएगा, ऐसा ना, V3 वोल्टेज है, V1 V2 एंड V3 वोल्टेज है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माइनस आर एफ अपॉन R1 रेजिस्टेंस ले रहे हो तो V1 वोल्टेज उसी का लेना है, माइनस आर एफ डिवाइड बाय क्या होगा, R2 रेजिस्टेंस ले रहे हो तो V2 वोल्टेज V2 लेना है, और आर एफ डिवाइड बाय R3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो V3 आपको लिखना है। मतलब यहाँ का आउटपुट निकालना है तो आर एफ अपॉन R1 लोगे तो यहाँ का वोल्टेज से मल्टीप्लाई, आर एफ अपॉन R2 लोगे तो इससे मल्टीप्लाई, और आर एफ अपॉन R3 लोगे तो इससे मल्टीप्लाई आपको क्या करना होगा, आपके पास में करना होगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये ध्यान रखना, ये होगा इन्वर्टिंग कनेक्शन है। अगर हम बात करें इसके अंदर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की अगर हम बात करें, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमारे पास में होगा। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमारे पास में क्या होगा, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा होगा। ये हमारे पास में ओपेम है, ये माइनस है, ये प्लस है। हम इस बार सप्लाई किसको देंगे, ध्यान रखिएगा, सप्लाई हम किसको देंगे, तो हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर देंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर देंगे। ये हमारे पास में क्या होगा, रेजिस्टेंस आर होगा, इधर ग्राउंडेड होगा, यहाँ पर आर एफ होगा, और ये आउटपुट से कनेक्टेड होगा तो ये आर एफ होगा, है ना, ये आर एफ होगा, ये वी नोट टर्मिनल होगा, ये आर होगा, यहाँ पर वी आई आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आउटपुट आता है ना, या गेन जो आता है, वोल्टेज गेन वी नोट बाई वी आई का रेशियो जो होता है वो 1 + RF डिवाइड बाई आर आई के रेशियो के जो है वो बराबर हमारे पास में होता है ना। तो ये हमारे पास में आएगा। अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो क्या करोगे, आप यहां से वी आई को उधर मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये दो कनेक्शन होंगे, कौन कौन से, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के कनेक्ट, नॉन इन्वर्टिंग ओपेम बोल सकते हो, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी आप बोल सकते हो ना, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो आपको एग्जामिनर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ये आर एफ होगा और यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, ये माइनस प्लस हमारे पास में होगा। यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा 10 वोल्ट हमारे पास में है, ये हमारे पास में 2K है, यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा 4K है, 4K हमारे पास में है, ये 2K है। आपसे पूछेगा बताओ फाइंड जो है वी नोट कितना होगा, जल्दी से बताएंगे आंसर, वी नोट कितना होगा, वी नोट कितना होगा, जल्दी से बताओ, वी नोट कितना होगा।
चलिए जल्दी से बताओ, वी नॉट कितना होगा? तो आपको पहचानना पड़ेगा कि पहले इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है। उसके लिए आप देखेंगे सप्लाई कहां पर दे रहे हैं, सप्लाई कहां पर दे रहे हैं, सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है आपका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग वाला जो पॉइंट है वो आपका चेंज होगा। कहां पर दे रहे हैं? 30 वोल्ट आ रहा है, करेक्ट। तो ये नॉन इन्वर्टिंग है, इनपुट अपन कहाँ दे रहे हैं? नॉन इन्वर्टिंग पर। तो वी नोट जो होगा वो 1+4/2 कर देना, 4/2। और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में? इनपुट वोल्टेज कितना है? 10 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3। 3 × 10 कितना होगा? 30 वोल्ट जो है वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आपको पूछेगा ना। 30 वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सप्लाई है, इसलिए नॉन इन्वर्टिंग कनेक्शन हमारे पास में। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे, तो हमारे पास में क्या करेगा एग्जामिनर? ऐसा डायग्राम बनाकर दे देगा। एग्जामिनर क्या करेगा? इस तरह का डायग्राम बनाकर दे देगा, माइनस प्लस। और आपको ये बोल दिया जाएगा कि ये जो डायग्राम है ये किसका है, ये डायग्राम किसका है? चलिए जल्दी से बताओ, ये जो डायग्राम है किसका है? ये ऑप्शन में ऐसा होगा, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, वोल्टेज फॉलोवर या श्मिट ट्रिगर, ऐसा आपके पास में जो है वो ऑप्शन में दिया जाएगा। बताओ ये किसका डायग्राम है, किसका डायग्राम है? किसका डायग्राम है? इंटीग्रेटर का डायग्राम है। चलिए, तो समझना इंटीग्रेशन का है या नहीं है, तो आपको चेक कैसे करोगे तो समझ लेना। तो यहां पर आपको क्या करना होता है, आपको इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू डी टी, इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं ना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो 1/x(s)/s होता है ना। ऑलरेडी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लाप्लास पढ़ रहे होंगे, जो कॉम्बो बेच में है लाप्लास आपका खत्म हो चुका है सिग्नल सिस्टम में ना। जो बाकी सभी है ये याद रखना कि इंटीग्रेशन का लाप्लास होता है x(s)/s होता है हमारे पास में। डिफरेंशिएशन का लाप्लास जो होता है ना x(t)/dt, तो वो होता है हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो s(x)(s) होता है हमारे पास में। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो आप बताओगे ना, इंटीग्रेटर है या डिफरेंशिएटर है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब ये रिएक्टेंस की फॉर्म में j⍵L होता है, और j⍵ को ही अपन बोलते हैं s=j⍵ होता है। तो मैंने इसका रिएक्टेंस लिख दिया। अब इसका आउटपुट ये कौन सा है? देखो इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग का आउटपुट जो आता है ना, V0/Vi, वो आता है -RF/Ri। तो RF की जगह तो वो R है, और आर आई की जगह वहां पर क्या है बताओ? आर एफ डिवाइड बाय आर की जगह क्या होगा? एस एल होगा। आपको सिर्फ एस एस को देखना है। अगर आप यहाँ पर V0/Vi कर रहे हैं, अगर आपका एस नीचे आ रहा है, एस नीचे आ रहा है, तो इंटीग्रेटर है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? एस नीचे आ रहा है तो क्या है हमारे पास में? इंटीग्रेटर हमारे पास में। मान लो अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता जिसमें यहां पर रजिस्टर होता और यहां पर इंडक्टर होता, अगर आपसे बोल दिया जाता कि बताओ ये क्या है, तो -RF/Ri में, -RF में यहां पर क्या लिख देते हैं आप? S/L रिएक्टेंस लिख देते हैं। तो -S/L/R, ऊपर ऐसे, ऊपर ऐसे डिफरेंशिएटर हो जाएगा हमारे पास में ना। तो ये क्या होगा ध्यान रखिएगा, ये जो डायग्राम है ये इंटीग्रेटर का डायग्राम है, इंटीग्रेटर, और ये होगा डिफरेंशिएटर। इससे आसान और कोई शॉर्टकट नहीं होगा, डिफरेंशिएटर ना, इससे आसान कोई आपके पास में शॉर्टकट नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। तो ये हमारे पास में क्या आएगा? ये हमारे पास में होगा डिफरेंशिएटर। नेक्स्ट, अगर मान लो एग्जामिनर ऐसा ना बनाए और यहां पर वो कैपेसिटर दे दे, तो बताओ अब ये क्या है? ये क्या है हमारे पास में? इंटीग्रेटर है या डिफरेंशिएटर है? अच्छा, आज तक नहीं समझ में आया था, ठीक है चलिए, वेरी गुड। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सिर्फ आपको इतना सा देखना है, डिफरेंट डिवाइड में है या मल्टीप्लाइड में है, इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर, रटना नहीं है किसी डायग्राम को, है ना।
सर कैपेसिटेंस में हमें पता है 1 बाई जे ओमेगा सी लिखते हैं हमें ना, तो सर जे की जगह तो जे ओमेगा की जगह एस लिख देता हूं मैं 1 अपॉन सी एस। 1 अपॉन जे ओमेगा सी होता है ना कैपेसिटर का रिएक्टेंस, तो 1 बाई सी एस लिखोगे उसको, है ना। तो यहाँ पर माइनस आर एफ में क्या होगा 1 बाई सी एस और डिवाइड बाय आर, तो ये तो आपके पास में क्या लिखेगा माइनस वन अपॉन सी एस आर हो जाएगा। एस डिवाइड में है सर, एस डिवाइड में है, इंटीग्रेटर हो जाएगा ना, तो ये फिर से हमारा इंटीग्रेटर हो गया। ये हमारे पास में क्या है, इंटीग्रेटर। ये हमारे पास में क्या होगा, इंटीग्रेटर है। अगर मान लो एग्जामिनर ऐसा ना पूछे और आपको यहां पर दे दे आर, यहां पर आर दे दे आपके पास में, और ये हमारे पास में दे दे कैपेसिटर, आपसे पूछे बताओ ये क्या है, तो मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, माइनस आर एफ डिवाइड बाय आर करना है। तो ये माइनस आर एफ की जगह तो आर है और उसकी जगह 1 बाई सी एस है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ एस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस आर सी एस हो जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ हमारे पास में क्या है, तो मैंने क्या बोला, ऊपर एस है, तो आप बिना सोचे ऊपर एस है क्या लगा देना, डिफरेंशिएटर लगा देना। चलो जल्दी से बताओ, ये इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की कहानी खत्म, समझ में आ गई सभी को। इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर की कहानी सभी को समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई तो यस लिखेंगे। समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब आपको एग्जामिनर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। आपको एग्जामिनर यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर बोल देगा वी आई जो है ना, वो हमारे पास में क्या है, 4 sin 2t हमारे पास में है। और यहाँ पर क्या करेगा, वो आपको सी की वैल्यू दे देगा। सी की वैल्यू आपको दे दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, 5 फैराड हमारे पास में। आर की वैल्यू आपको दे देगा वो 10 ओम हमारे पास में है। आपसे पूछेगा बताओ वी नोट कितना होगा, वी नोट कितना होगा, आंसर बताएंगे आप मुझे, वी नोट कितना होगा, जल्दी से आप आंसर बताओ, फाइंड वी नोट।
चलिए क्या आंसर आ रहा है समझना। अगर मान लो मुझे इसका आंसर निकालना है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये डायग्राम किसका है। सबसे पहले डायग्राम चेक करना पड़ेगा कि डायग्राम क्या है। तो डायग्राम जो है आप बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे। सिंपली 1/CS का डिवाइड करोगे, एस ऊपर चला जाएगा, डिफरेंशिएटर है। तो ये आउटपुट जो वोल्टेज आएगा ना, वी नोट क्या आएगा हमारे पास में, डिफरेंशिएशन आएगा। किसका डिफरेंशिएशन आएगा ध्यान रखिएगा। तो पहले आपको आउटपुट जो लिखना है वो क्या है, इसको आप आर लिख दो, उसको 1/CS लिख दो। आर डिवाइड बाय 1/CS, तो ये क्या आ जाएगा, -RCS, यही आएगा हमारे पास में इनटू VI। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखोगे ना, तो V नोट इज इक्वल टू आ जाएगा -RC इंटू DVI डिवाइड बाई DT। मतलब इस S को हटा दो, इसको आप उसमें लिख सकते हो तो उसको आप इसमें भी लिख सकते हो, बात एक की है ना। तो डिफरेंशिएशन में आप लिख दीजिए। तो -R कितना है, रेजिस्टेंस 10 है, कैपेसिटेंस कितना है, C है 5 है, और VI का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ऑलरेडी हमारे पास में है। और साइन हमारे पास में क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, और फिर से 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 हमारे पास में बाहर आएगा, तो ये cos 2t हो जाएगा ना। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में, तो ये कितना आएगा, माइनस का 400 इंटू कोस 2t। ये आंसर किस किस का आया है, ये आंसर किस किस का आया है हमारे पास में, -400 इंटू कोस 2t। चलो जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई। तो आंसर आएगा माइनस हमारे पास में क्या होगा, 400 इंटू कोस 2t। कोस कैसे आया, कोस कैसे आया बेटा, कोस डिफरेंशिएट करना होगा ना। ये डिफरेंशिएटर है, डिफरेंशिएटर का मतलब क्या है, जो हमने इनपुट में दिया है वो उसका डिफरेंशिएशन करके मुझे आंसर देगा। बट हाँ, आरसी से और मल्टीप्लाई होगा, तो आरसी से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन करके आंसर देगा। बेटा dx ऑफ t बाई dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s इंटू एक्स ऑफ s होता है। तो ये s इंटू एक्स ऑफ s को मैं, ये लाप्लास ध्यान रखना दोनों डायरेक्शन में होता है। जब आपको पता है लाप्लास पढ़ा होगा आपको, हमेशा में ये एरो बनाता था ना, ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे। इसको इसमें लिख सकते हो, इसको इसमें लिख सकते हो, दोनों डायरेक्शन में लिखा जा सकता है। तो s इंटू वी को मैं इसमें लिख सकता हूँ। आरसी तो ऑलरेडी है ये, इसको इस फॉर्मेट की जगह में इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। डिफरेंशिएट कर दिया, वी का डिफरेंशिएट किया, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो तो अगले क्वेश्चन का मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे उसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। चलिए, आपको एग्जामिनर एग्जाम में क्या करेगा, आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर यहां पर आपको 4 हेनरी आपको दे दिया जाएगा, 2 ओम आपको दे दिया जाएगा, वीआई जो है वो आपसे कितना दिया जाएगा, वीआई आपको दे दिया जाएगा 10 sin 4t। आपसे पूछेगा बताओ वी नोट कितना होगा, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। हाँ, इनवर्स लाप्लास लिया है, करेक्ट। चलिए क्या आंसर आ रहा है, तो यहां से आपका आंसर आ रहा होगा। पहले मैंने क्या बोला, फॉर्मेट में लेकर आना है ना। वी नोट जो है वो कितना है, यहाँ पर एस इंटू एल है, और डिवाइड बाय आर है इंटू वी आई है।
इसको ऐसा लिख दो, एल बाई आर को माइनस एल बाई आर तो अलग कर दीजिए, और एस इंटू वी आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन। तो एल बाई आर है, और यहां पर क्या होगा, डी वी आई बाई डी टी हमारे पास में। तो एल की वैल्यू कितनी है, -4 है, आर की वैल्यू 2 है, 10 वहां पर ऑलरेडी है, साइन का डिफरेंशियल कोस होगा, और 4 और बाहर आ जाएगा तो कोस 40। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में 2 से, तो ये आएगा -80 इंटू कोस 40। ये आंसर आया किसी का, -80 इंटू कोस 40 हमारा आंसर आएगा। चलिए, वेरी गुड। तो ये हमारे पास में आंसर आएगा ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम में, एग्जामिनर आपको ऐसा डायग्राम बनाकर दे देगा, आपको ये बोल देगा ये कौन है बताओ, ये क्या है। ये हमारे पास में डायग्राम बनाकर दे देगा। ये डायग्राम आपको बनाकर दे देगा। चलिए, आपको ये डायग्राम बनाकर दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ ये क्या है, जल्दी से बताओ। इस डायग्राम का आप नाम बताएंगे मुझे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको चेंज करो, इसको ऐसे रेजिस्टेंस नहीं लेकर आप इसको ऐसे शॉर्ट करके कनेक्ट कर दो, है ना। इसको कनेक्ट, ये डायग्राम क्या है बताओ, ये डायग्राम क्या है ये बताओ। तो ये डायग्राम है फिल्टर का, करेक्ट। ये डायग्राम किसका है, ये है फिल्टर का डायग्राम है। ये क्या है, फिल्टर का है। बता सकते हो फिल्टर ये कौन सा वाला है, फिल्टर। ये जो फिल्टर है हमारे पास में कौन सा है, FILTER है ना, फिल्टर हमारे पास में जो कौन सा है। तो ये एल लो पास है, हाई पास है, कौन सा पास है हमारे पास में, जल्दी से बताओ। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, या बैंड पास फिल्टर, क्या है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में जो फिल्टर हैं, अब कैसे पता लगेगा कि सर लो पास है, हाई पास है, बैंड पास है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है इसको देखकर। तो किस किस को देखकर पता नहीं चलता है कि लो पास है, हाई पास है, बैंड पास है। वो बताएंगे, जिनको देखकर पता लग जाए बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता लगे तो सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं कि क्या है, अप्लाई कर देना है ना। अप्लाई क्या करना है, तो देखो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को एक बार 0 पुट करना है, फ्रीक्वेंसी को एक बार इनफाइनाइट पुट करना है। फ्रीक्वेंसी को पुट करना है, एक्सी की वैल्यू को आपको देखना है। एक्सी क्या होगा हमारे पास में, 1/ओमेगा c होता है, 1/ओमेगा c होता है। अगर एफ यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 होने का मतलब है कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर ये शॉर्ट हो गया, बताओ अगर ये शॉर्ट हो गया तो यहां पर कितना वोल्टेज मिलेगा, मुझे जल्दी से बता दो। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो यहां मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा, कि सर यहां तो 0 मिलेगा। तो यहां पर कितना मिलेगा, वर्चुअल ग्राउंड से 0 मिलेगा। तो सर आउटपुट में भी कितना मिलेगा, सर 0 मिलेगा। मतलब अगर आप यहां पर इनफाइनाइट पुट करते हैं तो आउटपुट में 0 मिलेगा। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी तो आउटपुट में जाएगी नहीं ना। हाई फ्रीक्वेंसी, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी आउटपुट में 0 देगी। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी को 0 पुट कर दूं, तो 0 पुट करूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया तो ये इनपुट वोल्टेज यहाँ आएगा, यहाँ इनपुट होगा, आउटपुट में इनपुट मिलेगा, मतलब पास हो गया ना। आउटपुट में आ गया मतलब पास हो गया। अगर पास हो गया मतलब लो फ्रीक्वेंसी आउटपुट में जाएगी, तो लो पास फिल्टर हो गया हमारे पास में ना। तो ये इनफाइनाइट होगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये जो सर्किट है कौन सा हो जाएगा, लो पास फिल्टर, LPF, लो पास फिल्टर। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। समझ में आ गया लो पास फिल्टर कैसे हुआ, ये लो पास फिल्टर कैसे हुआ, ये चीज समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई तो यस बोलेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में अगर हम बात करें, एग्जामिनर बहुत चालाक है। एग्जामिनर पे बिल्कुल भरोसा मत करना आप, है ना। एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ कैपेसिटर लगा देगा, और आपसे पूछेगा अब बताओ ये क्या है। ये डायग्राम यहाँ लगा देगा, आपसे पूछेगा कि बताओ, अब बताओ कि ये क्या है, ये कौन सा डायग्राम है। ठीक है, ये कौन सा डायग्राम है, आपसे ये पूछा जाएगा, जल्दी से बताओ।
लो पास है, हाई पास है, या फिर बेंड पास है? चलिए, तो देखो, अगर आप फ्रीक्वेंसी 0 पुट करोगे, ये तो सेम ही रहेगा ना, ये सेम रहेगा। हाँ, हमें यहाँ आउटपुट में चेक करना पड़ेगा कि बताओ यहाँ आउटपुट में इस बार क्या मिलेगा। इस बार आउटपुट में क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जब ये ओपन सर्किट रहेगा कैपेसिटर, जब ये ओपन सर्किट रहेगा तो इधर से 0 वोल्टेज आएगा ना ग्राउंड से, तो ये आउटपुट में 0 मिलेगा। बट ये जब इनफाइनाइट रहेगा, जब ये शॉर्ट सर्किट रहेगा, अगर ये शॉर्ट हो गया तो सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पहुंचेगा वी आई, वही आउटपुट में पहुंचेगा, तो इनफाइनाइट पर वी आउटपुट जो है वो वी इनपुट के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो मुझे आउटपुट में मिल रही है, तो ये हाई पास फिल्टर होगा। बट मैंने क्या बोला, एग्जामिनर पे भरोसा मत करना। एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपकी भावनाओं के साथ में खेलेगा, वो आपकी भावनाओं के साथ में खेलेगा, और आप रटके जाएंगे कैपेसिटर आरसी और एलसी में, वो यहाँ पर इंडक्टर ले जाकर दे देगा आपको। आपको पूछ लेगा कि बताओ ये कौन सा डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है बताओ। लो पास है, हाई पास है, क्या है, बैंड पास है, क्या है? रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाना है ना, रटना नहीं है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बनाना है। ये क्या है, लो पास है, कैसे बताया बताओ। चलिए, कैसे बताया आपने, तो यहां पर क्या करोगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी 0 और सर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट। सर एक्सेल ओमेगा एल होता है, फ्रीक्वेंसी 0 मतलब एक्सेल 0, एक्सेल 0 का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब है ये वी आई यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, आउटपुट में पहुंच जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी 0 है तो आउटपुट में पहुंच रहा है, तो आउटपुट में हमारे पास में वी आई आ जाएगा, तो आउटपुट में जा रहा है तो एल लो पास फिल्टर हमारे पास में हो जाएगा, क्या होगा, लो पास फिल्टर हमारे पास में हो जाएगा। इनफाइनाइट पर ये क्या होगा, एक्सेल ओपन सर्किट होगा, इनफाइनाइट एक्सेल हमारे पास में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और ये ओपन सर्किट होगा, तो यहाँ पर वी नोट में 0 मिलेगा, तो वी नोट 0 मिलेगा, तो इसका मतलब आउटपुट में हायर फ्रीक्वेंसी नहीं जा रही है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी जा रही है, इसलिए लो पास फिल्टर होगा। तो बताओ, पहचान लोगे, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, लो पास, हाई पास फिल्टर कैसे हम देखते हैं, जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से बताएंगे, आप लोग पहचान लोगे लो पास, हाई पास। अगर हम बात करें, आपको एग्जामिनर ऐसा डायग्राम दे देगा, माइनस प्लस, ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, वी आई, आर, आर, और हमारे पास में क्या होगा, सी। चलिए जल्दी से बताएंगे, ये कौन सा डायग्राम है हमारे पास में, ये कौन सा डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है, तो ये है हमारा बैंड पास, ये क्या है हमारे पास में, ये है बैंड पास फिल्टर। आप इसको चेक कर सकते हो, ये कौन सा है हमारे पास में, बैंड पास फिल्टर। वैसे ये कभी पूछेगा नहीं इतना डीप में आपको चीजें, जेई लेवल पर नहीं पूछेगा, बट हाँ, आपको एग्जामिनर ये पूछे ना पूछे, कोई जरूरी नहीं है। ये क्या होता है हमारे पास में, अगर ये पूछे ना पूछे एग्जामिनर आपको ये जरूर पूछेगा, आपसे पूछेगा बताओ ये क्या है, माइनस प्लस। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये किसका डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, वी आई, और इसको ग्राउंड आप कनेक्ट कर दीजिए, यहां से ग्राउंड कंडीशन पूछ लेगा, बताओ ये किसका डायग्राम है।
ये किसका है, जल्दी से बताओ। भूल गए, जल्दी से आप ही को बताना है, बताइए आराम से सोच समझ कर। ये स्मिथ ट्रिगर है, करेक्ट। ये क्या है हमारे पास में, स्मिथ ट्रिगर है। ये स्मिथ ट्रिगर हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है, स्मिथ ट्रिगर होती है, क्या होती है, स्मिथ ट्रिगर जो है वो हमारे पास में है। क्या होगा ध्यान रखिएगा, ये स्मिथ ट्रिगर का डायग्राम है, जो एग्जाम में एग्जामिनर कभी कभार ऐसा भी बना देता है ना, इसी डायग्राम को एग्जाम में एग्जामिनर जो है ऐसा बनाएगा और आप उसको कुछ गलत समझकर आप आंसर जो है वो लगा कर आएंगे। ये डायग्राम बनाकर वो देगा आपको एग्जाम में, ये डायग्राम बनाकर देगा आपको, और आप इसको जो है वो गलत समझ कर आएंगे। आप इस डायग्राम को जल्दी से, हाँ ये डायग्राम याद रखना है बेटा, तभी तो मैं बनवा रहा हूँ, नहीं तो मैं बनवाता ही नहीं है ना। जल्दी से बताओ ये किसका डायग्राम है। तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी के अंदर इस डायग्राम को आप गलती क्या करोगे, लोगरिथमिक एम्पलीफायर अभी मैं आपको बनवाऊंगा, लोगरिथमिक अलग होता है, थोड़ा सा वेट करो। स्मिथ ट्रिगर अलग है, लोगरिथमिक एम्पलीफायर अलग है। अरे इसको क्या समझोगे, आप ये समझोगे कि सर यहाँ सप्लाई दे रखा है, सर ये तो नॉन इन्वर्टिंग हो गया। जबकि ध्यान रखिएगा ऑप्शन में यही पूछेगा कि आपसे पूछेगा बताओ ये क्या है। ऑप्शन ए होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तीसरा होगा स्मिथ ट्रिगर, नेक्स्ट होगा इंटीग्रेटर, ऐसे आपको ऑप्शन बना देगा, है ना, ऑप्शन आपको बनाते हैं। बेटा सौरभ पढ़ाई पर फोकस करो ना सर, पढ़ाई जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो ना यार, थ्योरी नहीं आता है बेटा, सब आएगा, थ्योरी भी आएगा, थ्योरी भी आएगा, मैं टेबल बनवाऊंगा अभी, थोड़ा सा बस वेट करो। पढ़ो आप आगे, आप यहाँ पर आराम से क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा थ्योरेटिकली, आपसे बोल दिया जाएगा थ्योरेटिकली, क्या पूछेगा, ये डायग्राम आपको दे देगा, थ्योरेटिकली ये डायग्राम आपको दे देगा, आपसे पूछेगा इनपुट की वेवफॉर्म हमारे पास में स्क्वायर है, स्क्वायर है, बताओ आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगी। ठीक है, ये थ्योरेटिकली पूछेगा, क्या पूछेगा, ये डायग्राम बनाएगा, वहां पूछेगा इनपुट की वेवफॉर्म स्क्वायर है, आउटपुट की वेवफॉर्म क्या होगी। ऑप्शन ए होगा इम्पल्स, ऑप्शन बी होगा सेम स्क्वायर, तीसरा होगा ट्रायंगुलर, ऑप्शन डी होगा साइनोसॉइडल, ऐसे हमारे पास में आंसर दे देगा, बताओ क्या आंसर आएगा। अगर यह इनपुट स्क्वायर है तो आउटपुट क्या होगा, क्या आंसर आएगा, तो ट्रायंगुलर, करेक्ट। इनपुट अगर हमारे पास में स्क्वायर है तो स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्रायंगुलर हमारे पास में होता है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रायंगुलर हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे थ्योरेटिकली बना देगा, डायग्राम तो यही रहेंगे, डायग्राम चेंजेस नहीं होगा ना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, हम यहाँ बात कर रहे थे स्मिथ ट्रिगर में, तो ध्यान रखिएगा ये भी स्मिथ ट्रिगर ही है, कैसे बताओ, ये बस ये मैंने प्लस वाला साइन ऊपर लिखकर इस सर्किट को ऊपर कनेक्ट कर दिया, तो देखो ये ऊपर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस माइनस जरूर देखना है, ये भी स्मिथ ट्रिगर ही है, दोनों सेम है।
ये बोथ डायग्राम जो है वो सेम है, दोनों ही डायग्राम हमारे पास में क्या है, सेम डायग्राम है। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया। टाइम कितना हुआ है? अच्छा भी टाइम है, 10 मिनट के लिए चाय पी ली जाए। 3:30 पर अपन फिर से स्टार्ट करते हैं आगे ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।
चलिए आगे शुरू करें। तैयार हैं आप सभी? शुरू किया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट होगा लोगरिथमिक एम्पलीफायर। लोगरिथमिक एम्पलीफायर। लोगरिथमिक एम्पलीफायर जिसका डायग्राम क्या होगा? जिसका डायग्राम हमारे पास में ये होगा, माइनस प्लस, और यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा रेजिस्टेंस, और यहां पर क्या कनेक्ट होगा हमारे पास में? डायोड कनेक्ट होगा। यहां पर क्या कनेक्ट होगा हमारा? डायोड, रेजिस्टेंस, और ये भी आई है ना। ये होगा हमारे पास में लोगरिथमिक एम्पलीफायर। हाँ, स्मिथ ट्रिगर की आउटपुट वेवफॉर्म जो है स्क्वायर होती है, डेफिनेटली सही बात है। मैंने कब कोई अलग लिखा है क्या? मैंने कुछ अलग थोड़ी ना लिखा है। मैंने जो वेवफॉर्म वाला क्वेश्चन दिया था ना, वो वेवफॉर्म मैंने इसकी नहीं बताई थी, स्मिथ ट्रिगर की, है ना। देखो यहाँ पर ये डायग्राम इंटीग्रेटर था जिसकी वेवफॉर्म की आपके बीच में जेकेएसबी में फास्टैग के लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे हैं क्या? जब तक मुझे पता है अपलोड हो रहे होंगे। एक बार बता दो जल्दी से, अपलोड नहीं हो रहे हैं क्या? चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पूछेगा, बताओ CMRR क्या होता है? CMRR, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? CMRR की फुल फॉर्म क्या होती है? नहीं हो रहे? आज अपलोड हो जाएंगे सारे ना, आज अपलोड हो जाएंगे सारे। चलिए जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके पास में यहां पर बोलेगा CMRR की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। क्या होगा हमारे पास में? कॉमन मोड कॉमन मोड कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होगा हमारे पास में CMRR। ये होता क्या है? तो CMRR क्या होता है हमारे पास में? डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन से लेकर कॉमन मोड गेन का जो रेशियो होता है, वही हमारे पास में क्या होता है? CMRR होता है। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना, इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन। डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन। डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन। एग्जामिनर पता क्या करेगा? एग्जामिनर एग्जाम के अंदर जो है वो आपको डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन आपको दे देता है। आपसे पूछता है बताओ CMRR बताइए या कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बताइए, तो आप क्या करोगे? दोनों का रेशियो ले लेना, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर बात करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एक तो हम बात करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में। इनपुट रेजिस्टेंस हम दो केस में बात करेंगे, एक बात करेंगे हम आइडियल, दूसरा हम बात करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल केस में हम बात करेंगे। नेक्स्ट इनपुट रेजिस्टेंस अगर हम बात करें हमारे पास में, तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो आइडियल केस में क्या होगा? आइडियल केस में क्या होगा? RI की वैल्यू क्या होगी? इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल। यहां पर हम बात करेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में भी, आउटपुट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वोल्टेज गेन के बारे में, गेन के बारे में, वोल्टेज गेन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट CMRR के बारे में बात करेंगे, और स्ल्यू रेट के बारे में बात करेंगे। स्ल्यू रेट स्ल्यू रेट के बारे में हम बात करेंगे। चलिए बताएंगे आप इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों में आप मुझे बताएंगे ना। मेरे क्वेश्चन के बारे में आपने आंसर दिया,
कौन सा क्वेश्चन आपका, फिर से पूछ लो। चलिए, आइडियल केस में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास में इनफाइनाइट होता है। प्रैक्टिकली हमारे पास में किस में होता है, मेगा ओम के अंदर होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है हमारे पास में, मेगा ओम के अंदर होता है, करेक्ट। प्रैक्टिकली किस में होता है, मेगा ओम के अंदर होता है हमारे पास में। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताएंगे कितने मेगा ओम के बराबर होता है लगभग, 10 मेगा ओम, 100 मेगा ओम, कितना होता है लगभग, किसके आसपास होता है? तो अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखना, 10 मेगा ओम के आसपास रहता है। 10 मेगा ओम, 1 to 10 मान लो, 10 मेगा ओम के आसपास रहता है। ठीक है, 10 मेगा ओम के आसपास हमारे पास में इसका डेटा रहता है। नेक्स्ट, आउटपुट की अगर हम बात करें, आउटपुट हमारे पास में क्या होगा, जीरो होगा, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल केस में आउटपुट कितना होता है रेजिस्टेंस, जल्दी से बताओ। प्रैक्टिकल केस में आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, 100 ओम के अराउंड जो है वो प्रैक्टिकल केस में आपके पास रेजिस्टेंस रहता है, 100 ओम। नेक्स्ट, वोल्टेज गेन कितना होता है बताओ, आइडियल केस में वोल्टेज गेन कितना होता है? आइडियल केस में वोल्टेज गेन कितना होता है? वोल्टेज गेन कितना होता है, इनफाइनाइट, करेक्ट। आइडियल केस में वोल्टेज गेन कितना होता है, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली वोल्टेज गेन कितना होता है? प्रैक्टिकली वोल्टेज गेन कितना होता है? 10 to the power 6, करेक्ट। 10 to the power कितना आएगा हमारे पास में, 6। नेक्स्ट, 10 to the power 6, करेक्ट। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताएंगे CMRR और स्ल्यू रेट के बारे में। CMRR जो है वो कितना होता है? CMRR आइडियल केस में कितना होता है और प्रैक्टिकल केस में कितना होता है? CMRR आइडियल इनफाइनाइट होगा, प्रैक्टिकल कितना होता है? प्रैक्टिकल कितना होता है? पूरी टेबल मैंने आपको लिखवा रखी है, वो बस जैसे एक रिवीजन के लिए आपको लिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको पता है कि नहीं पता है। जल्दी से बताओ, प्रैक्टिकल केस में कितना होता है? तो सेम 10 to the power 6। किस में रहेगा, करेक्ट, 10 to the power 6। स्ल्यू रेट हमारे पास में क्या होता है, स्ल्यू रेट चलिए जल्दी से बताएंगे, स्ल्यू रेट क्या होती है हमारे पास में? स्ल्यू रेट क्या होती है? तो प्रैक्टिकली तो आपके पास में 80 होती है, करेक्ट। 80 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, शायद ही होती है, यूनिट देख लेना, है ना। वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड हमारे पास में होती है 80। 80 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड हमारे पास में होती है। चलिए, 80 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड हमारे पास में होती है। चलिए जल्दी से बताओ, इनफाइनाइट। गेन बैंडविड्थ भी लिख दो, गेन बैंडविड्थ भी लिख दो आप यहां पर, है ना। गेन बैंडविड्थ भी लिख दो, तो वो भी कितना होगा, इनफाइनाइट और 10 to the power 6। इनफाइनाइट और 10 to the power 6 हमारे पास में हर्ज रहेगा ना। तो ये सारा डेटा जो है वो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। एग्जामिनर आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो ओपीएम के अंदर एसएससी में इतना इनफ है। एसएससी के बाहर तो और भी बहुत कुछ आ जाता है, बट हाँ एसएससी में इतना से ही आपको पूछेगा। एक आध और चीजें मैं आपको बता देता हूँ, एक आध सर्किट और मैं आपको बता देता हूँ। आपसे बोल दिया जाएगा ये सर्किट बना देगा, आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ ये सर्किट कौन सा है। यहां पर दे देगा इनपुट,
आपसे बोल देगा बताओ ये सर्किट कौन फेमस है, थोड़ा सर्किट ये भी आपको पूछ लिया जाता है, जल्दी से बताओ। वोल्टेज फॉलोवर सर्किट, करेक्ट। क्योंकि देखो ये VI है तो ये भी VI होगा, और यहाँ V नॉट और VI दोनों इक्वल होंगे, तो वोल्टेज फॉलोवर सर्किट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। क्या आएगा, वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। चलिए, एसएससी के अंदर जो है आपको इतनी ही चीजें पूछी जाएगी। एसएससी हो या कोई PSUs हो, उसके अंदर इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा ना। क्या बोल रहे हो सर, PSRR मतलब फुल फॉर्म बताएंगे आप PSRR की? विकास, PSRR की फुल फॉर्म क्या होगी? नहीं नहीं, ये नहीं पूछेगा, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो ये नहीं पूछेगा ना, ये सर्ज नहीं आती है पढ़ने में। जैसे ओपेम में बहुत कुछ होता है, ओपेम के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं, ओपेम के थ्रू फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास में होते हैं, ओपेम से अपन बहुत सारी चीजें, और अभी इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनती है ओपेम के थ्रू, तो बहुत सारी चीजें होती है ओपेम के अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो है आपको एग्जामिनर उतना नहीं पूछेगा, हम एसएससी जेई के हिसाब से और PSUs के हिसाब से मोस्टली पढ़ रहे हैं इसको। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में अगले टॉपिक पर आते हैं, और अगला टॉपिक हमारे पास में रहेगा FET एंड मॉसफेट, FET एंड मॉसफेट, FET एंड मॉसफेट, JFET जिसको अपन बोल देते हैं, JFET एंड मॉसफेट, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में JFET और मॉसफेट जो है, JFET एंड मॉसफेट, सुमित एक बार आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नॉर्मल है -0.5 और +0.5, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मली होता है, -0.5 तो नॉर्मल होता है। प्लस या माइनस में आपका नंबर? माइनस तो नॉर्मल हर किसी के होता है चश्मा। अगर बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, JFET के बारे में, JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। JFET के अंदर अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कंपैरिजन याद कर लो BJT के और FET के, आपको एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं BJT और इधर हम लिख देते हैं JFET। चलिए, तो यहाँ से BJT बताएंगे करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। तो BJT के अंदर आप लिखेंगे करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ये टॉपिक अपन कल ही शुरू करें यार, ये टाइम भी होने पर आया, 5-7 मिनट में कुछ होगा नहीं। हम इस टॉपिक को कल शुरू करते हैं। BJT कल आपका ये खत्म हो जाएगा पूरा, है ना। कल क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको बताता हूँ। FET मॉसफेट प्लस जो हमारे पास में फिल्टर तो अपन पढ़ चुके हैं, ऑसिलेटर अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ऑसिलेटर में आपको पढ़ाऊंगा, और कुछ पावर एम्पलीफायर के बारे में आपको चीजें बताऊंगा ना। तो वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो अपन कल मिलते हैं इसके आगे, और कल हमारे एनालॉग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट को अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं ना, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।